नमस्कार बच्चों, मैं कक्षा 11वीं के आरोह भाग के गद्य खंड से कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी शायद समय की कला है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी वर्षों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है, कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती है, तो कभी समय के दायरे को तोड़ती है, कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बनाती है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा। वैसे तो नमक का दरोगा एक लंबी और बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शनोन्मुख यथार्थवाद के रूप में एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीद्दीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीद्दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य की आगे सिर झुक जाता है। इतना पूरा यह मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। बच्चों, तो कहानी इस प्रकार है। जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार एक नया विभाग नमक विभाग बना। इसके दरोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के लिए ललायित रहते थे। मुंशी बंशीधर भी रोजगार ढूंढने के लिए निकले। उनके पिता ने उन्हें हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है, जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, परंतु ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है जिसे सदा प्यास बुझती है। इस उपदेश को पाकर मुंशी बंशीधर नौकरी ढूंढने निकले। सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग के दरोगा होने का सुअवसर मिला। यह बात सुनते ही उनके स्वजनों के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े की एक रात थी। मुंशी बंशीधर को अभी यहाँ यमुना नदी के पुल पर आए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मन मोह लिया था। दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गाड़ियों के आवाज को सुनकर खुली। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के ऊपर जा रही है। दरोगा जी ने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर पता चला कि पंडित आलोपीद्दीन जी, जो दातागंज के निवासी हैं, मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित आलोपीद्दीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका अंग्रेजों के साथ भी अच्छा उठना बैठना था। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। पंडित आलोपीद्दीन अपने सजीले रथ पर अर्धसुप्त अवस्था में चले जा रहे थे कि उन्हें समाचार मिला, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी है और वे घाट पर आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपीद्दीन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं। अतः निश्चिंत होकर दरोगा के पास पहुँचे और बोले, हम ब्राह्मणों पर तो आपका कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर ने सहकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है।
पंडित आलोपी दिन ने दरोगा के सामने 1000 से लेकर 40,000 तक रिश्वत की पेशकश की, किंतु बंसीधर का ईमान नहीं डगमगाया। तब भी पंडित आलोपी दिन ने दया याचना की, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बंसीधर ने उसकी एक न सुनी और अंततः धर्म ने धन को पैसों तले कुचल डाला, अर्थात पंडित आलोपी दिन हिरासत में लिए गए। अगले दिन हर व्यक्ति की जबान पर इस घटना की ही चर्चा थी। पंडित जी के व्यवहार की खूब निंदा हुई। बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उसकी निंदा की। जब गर्दन झुकाए आलोपी दिन अदालत में पहुँचे तो मानो सारा शहर उन्हें इस हालात में देखने के लिए उमड़ पड़े। अदालत में पहुँचते ही हालात बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारियों उनके बिना दाम के गुलाम थे। सभी उनके हाथों बिके हुए थे। तुरंत हलचल और भागादौड़ शुरू हो गई। वकीलों की टीम ने मिलकर उन्हें बचाने के दांवपेच साधे। इधर बंसीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा अन्य कोई शस्त्र न था। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिखा, पंडित आलोपी दिन बहुत बड़े आदमी हैं। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिखा, पंडित आलोपी दिन बहुत बड़े आदमी हैं। वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। मुंशी बंसीधर को नमक हलाली ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। यह फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। आलोपी दिन मुस्कुराते हुए अदालत की बाहर निकले, जबकि बंसीधर को समाज ने जी भरकर अपमानित किया। बंसीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बड़ी उपाधियां, डीले लंबे चोंगे सब निरादर के योग्य हैं। सप्ताह बाद बंसीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। घर वालों ने यह समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। पिता तो बहुत क्रुद्ध हुए। माँ और पत्नी ने भी नाराजगी व्यक्त की। एक सप्ताह बाद आलोपी दिन बंसीधर के घर पहुँचे। उन्हें आया हुआ देखकर बंसीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा कहने और करने से रोका और कहा कि आपका बेटा कुल तिलक है, पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले। संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते। उन्होंने बंसीधर से कहा कि इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। बंसीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। आलोपी दिन ने कहा कि नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। बंसीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। बंसीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। आलोपी दिन ने बंसीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं। गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हुए बंसीधर जी कहते हैं, आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रहें। बंसीधर की आंखें डबडबाई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने उसे गले लगा लिए। तो बच्चों, कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार,
तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद जी ने इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अगली कड़ी में मैं इसी कहानी से संबंधित आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करना चाहूँगी। तो आज इतना ही। धन्यवाद।